7 सितंबर की रात आकाश एक अद्भुत घटना का साक्षी बनने वाला है। ऐसी घटना जिसे देखने का अवसर बहुत कम बार मिलता है। उस रात चंद्रमा चांदी सा नहीं बल्कि आग सा लाल दिखाई देगा। पूरी दुनिया इस दृश्य को ब्लड मून के नाम से जानती है। 122 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद घटने जा रहा है ये चंद्र ग्रहण, जिसकी आहट ने पूरे विश्व में बेचैनी फैला दी है। ये कोई साधारण ग्रहण नहीं है, क्योंकि इसकी छाया में छिपा है अज्ञात भविष्य का संकेत। कहा जाता है जब जब ऐसा चंद्र ग्रहण घटित हुआ है, धरती पर असामान्य घटनाएं हुई हैं। कहीं प्राकृतिक आपदाएं, कहीं राजनीतिक उथल पुथल और आम लोगों के जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन। तो सवाल यह है, क्या इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा, या फिर यह चंद्र ग्रहण हमारे समय का सबसे बड़ा रहस्य बनकर सामने आएगा? आज की इस कथा में हम आपको ले चलेंगे विज्ञान, खगोल शास्त्र और ज्योतिष, इन तीनों के संगम पर। हम जानेंगे क्यों चंद्रमा लाल हो जाता है, इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, और आखिरकार इस दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भारतीय पौराणिक कथाओं में ग्रहण को सिर्फ खगोलीय घटना नहीं बल्कि एक गहरी कथा से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो इस मंथन से कई अनमोल रत्न निकले। उन्हीं में से एक था अमृत कलश, जिसकी एक बूंद भी किसी को अमर बना सकती थी। इसी कारण देवता और असुर दोनों ही इसे पाना चाहते थे। विवाद बढ़ा तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। उन्होंने वचन दिया कि वे अमृत सभी में समान रूप से बांट देंगे। असुर भी मोहिनी के मोहक रूप को देखकर सहमत हो गए। विष्णु जी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाया और अमृत वितरण आरंभ किया। लेकिन असुरों की पंक्ति में बैठे स्वर भानु नामक दैत्य को संदेह हुआ। उसे लगा कि केवल देवताओं को ही अमृत मिल रहा है। इसीलिए वो चुपके से देवताओं की पंक्ति में जाकर सूर्य और चंद्रदेव के पास बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत पिया, सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और तुरंत भगवान विष्णु को इसकी सूचना दी। विष्णु जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक अमृत उसकी गर्दन से नीचे उतर चुका था। नतीजा यह हुआ कि उसका शरीर 2 भागों में बंट गया। फिर भी मृत्यु उसे छू भी नहीं सकी। बाद में भगवान विष्णु ने उसके सिर को सर्प के शरीर से जोड़कर राहु बनाया और उसके धड़ को सर्प मुख से जोड़कर केतु बना दिया। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्र के शत्रु हो गए। जब राहु सूर्य को ग्रसता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब राहु चंद्र को ग्रसता है तो चंद्र ग्रहण घटित होता है। हालांकि क्योंकि राहु के पास केवल सिर है, धड़ नहीं, इसीलिए सूर्य और चंद्र कुछ समय बाद फिर से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए भारतीय ज्योतिष और परंपरा में ग्रहण को राहु केतु की लीला माना गया है। चंद्र ग्रहण को समझने के लिए हमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को देखना होगा। सूर्य हर समय अपनी रोशनी चारों ओर फैलाता है। चंद्रमा, जो पृथ्वी का उपग्रह है, अपनी चमक सूर्य से ही पाता है। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की सीधी रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। यही क्षण कहलाता है चंद्र ग्रहण। अब सवाल उठता है, चंद्रमा अंधकारमय क्यों नहीं हो जाता? उसका रंग लाल ही क्यों दिखाई देता है? इसका उत्तर छिपा है हमारे वायुमंडल की अद्भुत चाल में। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी से टकराती हैं तो उनका बिखराव होता है। नीली किरणें वातावरण में अधिक बिखर जाती हैं, जबकि लाल किरणों की तरंग लंबाई अधिक होने के कारण वे वातावरण को पार कर चंद्रमा तक पहुंच जाती हैं। इसीलिए ग्रहण के दौरान चंद्रमा लालिमा से चमक उठता है और यही दृश्य कहलाता है ब्लड मून। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को घटित होगा। ग्रहण की शुरुआत रात 8:58 पर होगी। पूर्ण ग्रहण का समय होगा रात 11 बजे, यानी उस क्षण चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में होगा, और अंत होगा रात 2:25 पर। कुल अवधि होगी 5 घंटे 27 मिनट। इस रात का आकाश एक जीवंत प्रयोगशाला बन जाएगा, और सबसे खास बात यह है कि भारत सहित पूरी दुनिया के अधिकांश हिस्सों से यह नजारा खुली आंखों से देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण केवल अद्भुत दृश्य ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के लिए प्रयोग का अवसर भी होता है। ग्रहण के समय
वैज्ञानिक चंद्रमा की सतह पर पड़ने वाली रोशनी का विश्लेषण करते हैं। इससे उन्हें पृथ्वी के वातावरण और प्रदूषण की जानकारी मिलती है। प्राचीन काल में भी खगोलविद ग्रहण का उपयोग ग्रहों और तारों की गति समझने के लिए करते थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता। ग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, जिसे अशुद्ध समय कहा गया है। इस अवधि में हमें मंत्र जाप, भगवान का स्मरण, ध्यान और प्रार्थना करनी चाहिए। ग्रहण समाप्त होने पर स्नान और घर की शुद्धि करनी चाहिए। इस समय भोजन करना वर्जित है। नए कार्य आरंभ करना निषिद्ध है। क्रोध और नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना भी लाभकारी माना गया है। ऐसा करने से ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। पुराणों में बताया गया है कि ग्रहण के समय केवल ईश्वर का नाम लेना ही सबसे श्रेष्ठ है। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप विशेष रूप से फलदायी होता है। ग्रहण समाप्ति के बाद दान पुण्य का महत्व और भी बढ़ जाता है। भोजन सामग्री, वस्त्र और अन्य वस्तुओं का दान करने से पितरों और देवताओं की कृपा मिलती है। आज का युग विज्ञान का है, लेकिन भारत की विशेषता यही रही है कि हमने विज्ञान और अध्यात्म को हमेशा साथ साथ रखा है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह घटना पूरी तरह तार्किक है और धार्मिक दृष्टि से यह आत्मशुद्धि और साधना का अवसर। इसीलिए ग्रहण को केवल डर या अंधविश्वास की नजर से देखना उचित नहीं, बल्कि ये वो समय है जब हम आसमान की अद्भुत लीला भी देख सकते हैं और अपनी आत्मा को भी शुद्ध कर सकते हैं। खगोलविदों के अनुसार अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को होगा। ये घटना हमें एक संदेश भी देती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश का अंश हमेशा मौजूद रहता है। तो तैयार हो जाइए उस अद्भुत क्षण के लिए और इस दिव्य दृश्य का साक्षी बनिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।